नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एज अ आर्किटेक्ट ये बहुत ज़रूरी होता है समझना कि रियल लाइफ में डेटा लेक आर्किटेक्चर बिल्ड कैसे करें। ऐसा बहुत ही कम होता है जहां की डेटा लेक एज अ ग्रीन फील्ड फ्रॉम द स्क्रैच बिल्टअप किया जाता है। जनरली हमने देखा है कि किसी न किसी लिगेसी फॉर्म में डेटा लेक या डेटा वेयर हाउस कस्टमर के प्रेमाइस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि रियल लाइफ में इस तरह के लिगेसी आर्किटेक्चर को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक मॉडर्न डेटा लेक आर्किटेक्चर में। इसी कड़ी को जोड़ने के लिए आज के इस सेशन में हम एक रियल लाइफ कस्टमर केस स्टडी को लेकर चल रहे हैं, जहां हम लोग बात करेंगे कि कस्टमर के जो प्रॉब्लम्स क्या थे और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए और साथ ही साथ जो फ्यूचरिस्टिक भविष्य में जो आने वाले रिक्वायरमेंट हैं उसको भी सर्व करने के लिए कैसे हमने उस पूरे सॉल्यूशन को ट्रांसफॉर्म किया एक लीगेसी से एक मॉडर्न डेटा लेक आर्किटेक्चर की तरफ। मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस इसके ऊपर बनाए हुए हैं। अगर आपको देखना है तो ऊपर दिए गए लिंक को जरूर क्लिक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, पहले समझते हैं कि करंट जो सिचुएशन है वो क्या था। कस्टमर जो मेरे पास आए उन्होंने ये नहीं बोला कि उनको मॉडर्न डेटा लेक आर्किटेक्चर चाहिए या बनाना है, उन्हें इसका कोई उतना अंदाजा भी नहीं था। वो सिंपल अपना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकर आए कि उन्हें EC2 सर्वर चाहिए था, कि वो एक बड़ा सा मशीन प्रोविजन करें, उस मशीन पे वो अपना MS SQL डेटा वेयर हाउस को सेटअप करें। ऑलरेडी डेटा सेंटर में सर्वर चल रहा था और उस सर्वर का जो कैपेसिटी था वो धीरे धीरे जो है इनके रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर रहा था। एंड रीजन, डेटा का जो स्टोरेज साइज जो है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा था। तो जो इनके पास हार्डवेयर था डेटा सेंटर में, वो हार्डवेयर इनके लिए कम पड़ने लगा। मुझे उन्होंने अप्रोच किया कि मुझे एक EC2 सर्वर आप दे दो। नाउ एज एन आर्किटेक्ट हमारा ये रोल होता है, हम लोग कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसको क्लियरली समझें कि वो क्यों डेटा सेंटर में जो उनका एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है उससे वो एक नए हार्डवेयर में क्यों जा रहे हैं। और सेकंड चीज, अभी का तो जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ साथ और बाकी क्या पेन पॉइंट्स हैं और फ्यूचर में और क्या उनके वो क्या करना चाहते हैं। तो करंट चैलेंज, सराउंडिंग पेन पॉइंट्स एंड फ्यूचरिस्टिक विजन या ऑब्जेक्टिव, ये तीनों को समझना बहुत जरूरी है। और जब हम लोगों ने ये उनके साथ समझना स्टार्ट किया तो हम लोगों को ये समझ में आया कि ये जो साइजिंग का जो प्रॉब्लम है ये तो है ही है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम इनका बहुत ज़्यादा था, 2.5 डेज, 2 दिन से लेकर 2.5 दिन इनका टाइम लगता था जॉब को रन करने में। ये डेटा लाते थे, ये बैच में डेटा लाते थे, उसको लोड करते थे और फिर वो जॉब रन करते थे। थर्ड थिंग जो है वो था स्टोरेज। स्टोरेज जो है इट वाज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। जब आप सर्वर के साइज को बढ़ा रहे होते हो, जब आपका डेटा बढ़ रहा होता है तो साथ में आपका जो मेमोरी का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रहा होता है। जब आप मेमोरी को बढ़ा रहे होते हो तो जो आपका CPU है वो बढ़ रहा होता है, और जब CPU बढ़ रहा होता है तो ऑब्वियस है कि जो लाइसेंसिंग कॉस्ट है वो बढ़ेगा, क्योंकि लाइसेंस जो है वो आपका CPU के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जो लाइसेंस कॉस्ट है मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर रिकॉर्ड। अब ये जो डेटा था SQL डेटा वेयर हाउस में, ये डेटा से ये लोग इनसाइट्स निकालते थे, डैशबोर्डिंग करते थे, रिपोर्ट जनरेट करते थे। इनके बहुत सारे प्लान थे फ्यूचर में। इसमें एक प्लान ये भी था कि प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्शन वाज वन ऑफ द यूज केस दैट दे आर लुकिंग फॉर, एंड दैट इज मोर अलाइंड विद द AI/ML साइड। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए भी इनको बहुत क्लियर नहीं था, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि वो अभी उस यूज केस के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, क्योंकि डेटा जिस तरह से चाहिए था ट्रेनिंग करने के लिए वैसे वो अवेलेबल भी नहीं था। तो अब ये इनका हो गया था प्रॉब्लम स्टेटमेंट।
दोस्तों, जब हम लोगों को ये समझ में आ गया कि उनका करंट पेन पॉइंट्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, फिर हमने टारगेट में रखा मॉडर्न डेटा लेक आर्किटेक्चर। हम लोगों को ये समझ में आ गया था कि जो इनके रिक्वायरमेंट्स हैं और जो इनके फ्यूचरिस्टिक प्लान हैं, इस दोनों के लिए मॉडर्न डेटा लेक आर्किटेक्चर सही हो सकता है। लेकिन वो उसका ढांचा कैसे होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या फ्रेमवर्क्स हम लोग उसमें रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि करंट जो वो लोग यूज़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, उससे माइग्रेट करना कितना आसान है। अब हम लोग को ये पहले समझना है कि यहाँ पे हम लोग ब्लू ETL लगाएंगे या EMR लगाएंगे। इनके पास SSIS पैकेजेस काफ़ी थे, ये माइक्रोसॉफ्ट के ETL पैकेजेस होते हैं। तो अब हम लोग को ये देखना है कि ये माइग्रेट हो सकता है क्या। हम लोग अब दो ऑप्शंस को कर रहे हैं एनालाइज, एक ग्लू ETL और दूसरा स्पार्क ऑन EMR। स्पार्क ऑन EMR जो है, उसका जो सबसे जो बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि EMR जो कि हमारा मैनेज्ड हाडूप क्लस्टर है, उसके ऊपर आप बहुत सारे बिग डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क्स को रन कर सकते हैं, स्पार्क बीइंग वन ऑफ देम। ग्लू ETL जो है वो, उसका जो एडवांटेज है वो है कि ये प्योरली सर्वरलेस है, जहां कि आप स्पार्क जॉब्स को रन कर सकते हो। तो दोनों फ्रेमवर्क्स काफ़ी अपने आप में उनके अपने ही काफ़ी सारे जो है गुड पॉइंट्स हैं, जिसके कारण आप उनको यूज़ कर सकते हो। चूँकि ये SSIS था, तो हम लोगों को ये पता था कि SSIS से ग्लू ETL जो है ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है यूजिंग आवर ओन टूल SCT, स्कीमा कन्वर्जन टूल। स्कीमा कन्वर्जन टूल को हम लोग यूज़ करके SSIS पैकेजेस को ग्लू ETL में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा था स्पार्क ऑन EMR। ये जो है ये ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता था। तो हमने क्या किया, हमने एक एक सारे जो जॉब्स हैं उन जॉब्स को देखना शुरू किया कि उसके अंदर में कोड क्या लिखा हुआ है। या तो वो डेटा क्लिनजिंग का कोड होगा, या डेटा मैनिपुलेशन का कोड होगा, या डेटा एग्रीगेशन का होगा, या बहुत सारे डेटा को ज्वाइन करने का होगा। तो कितने कॉम्प्लेक्स हैं नहीं है वो हम लोग देखना शुरू किए। मेरा जो इंक्लिनेशन था शुरू से वो ऑलवेज स्पार्क ऑन EMR, ये मेरा शुरू से इंक्लिनेशन था। एंड रीज़न क्या था, ग्लू ETL में ट्रांसफॉर्म करना ईजी था मेरे लिए, लेकिन ये मेरे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल था। द रीज़न वॉज कि जो स्पार्क ऑन EMR जो है, दिस इज एक्चुअली मेड फॉर बिग डेटा प्रोसेसिंग, तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता। दैट वाज अ वन थिंग। और सेकेंड चीज़ ये था कि ये लॉन्ग रनिंग जॉब्स है। लॉन्ग रनिंग जॉब्स के लिए प्राइस वाइज, कॉस्ट वाइज, स्पार्क और EMR इज ऑलवेज ऑप्टिमाइज्ड, इज ऑलवेज लिस्ट एज कंपेयर टू ग्लू ETL। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। बट इसका सिर्फ जो ड्रॉबैक था मेरे लिए वो ये था कि ऑटोमेटेड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, तो वो मुझे मैनुअल करना था। दैट वाज वन ऑफ द थिंग। दूसरा, मैं ये सोच रहा था कि मैं इसको ग्लू ETL में पहले चेंज कर दूं और फिर ग्लू ETL से फिर उसको मैं स्पार्क कोड में चेंज कर दूं। तो ये भी मेरे पास ऑप्शन था। फाइनली ये निकल कर आया कि मीडियम एंड सिंपल टाइप के जॉब्स मैक्सिमम थे। इट वाज ऑलमोस्ट 85%। तो इसलिए मुझे वो फिर बहुत हेल्प किया डिसीजन लेने में कि I may not have to invest lot of effort in the conversion if I'm going with the Spark on EMR. And that was the reason first preference then came to me is the Spark on EMR. अगर डेटा कम होता, प्रोसेसिंग जो टाइम है अगर वो कम होता, तो प्रोबेबली मैं ग्लू ETL पे ही जाता। फाइनली आ जाता है कि रेडशिफ्ट का। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं सिर्फ इसको डेटा लेक के लेवल तक रखूं, मतलब कि जो डेटा है वो मैं डेटा लेक में रखूं और यहां से ही मैं इसको रिपोर्ट्स में सर्व कर दूं, या यहां से मैं इसको पहले रेडशिफ्ट में लेके जाऊं और रेडशिफ्ट से फिर मैं इसको रिपोर्ट में लेके जाऊं। अगर मुझे यहां पे डिसाइड करना है कि रेडशिफ्ट लगाना है या नहीं, ये पहले मैंने एसेस किया कि इनके रिपोर्ट्स क्या क्या हैं। तो वो लोग पावर BI ऑलरेडी यूज कर रहे थे, एंड पावर BI में कैशिंग का मैकेनिज्म होता है। वो 2 घंटे
कुछ 2 to 3 आवर्स वो कैश करता है डेटा को। एक जो मेरे पास दूसरा ऑप्शन था वो था एथेना। अगर मुझे डेटा लेक से डायरेक्ट क्वेरी करना है तो मैं एथेना से क्वेरी कर लूंगा और फिर वो मैं अपने BI रिपोर्ट में उसको एक्सेस कर लूंगा। अब इनका जो रिक्वायरमेंट था वो ये था कि इनके काफी कॉम्प्लेक्स एग्रीगेशंस वगैरह थे, तो कहीं ना कहीं मुझे जो है प्रोसेस जो डेटा था उसको मुझे रेडशिफ्ट में डालने का मेरे पास एक रीजन आ गया था। तो पहला रीजन तो यही था कि उनके जो डेटा, जो रिजल्ट डेटा था, जो आउटपुट डेटा था, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स एग्रीगेशंस वगैरह थे उसमें। दैट वाज द वन थिंग। सेकेंड थिंग वाज कि डेटा काफ़ी था और वो काफ़ी फ्रिक्वेंट चेंज होता था। तो उसके कारण जो है अगर हम उसको रेडशिफ्ट में नहीं रखते तो फिर मुझे वो बार बार जो है एथेना के थ्रू डेटा लेक के पास जाना पड़ता। और वो क्या होता है उसमें प्रॉब्लम कि एथेना जब वो डेटा लेक को एक्सेस करता है तो फॉर एवरी डेटा विच इज स्कैन्ड यू हैव टू पे सम चार्जेस फॉर इट। क्योंकि वो डेटा तो काफ़ी लोग एक्सेस कर रहे थे और काफ़ी फ्रिक्वेंट एक्सेस कर रहे थे, वो डेटा चेंज भी हो रहा था, तो इसलिए उसको रेडशिफ्ट में लाना बहुत ज़रूरी था। अब हम लोग आते हैं कि क्या क्या एक्शन लिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था S3 का डिज़ाइन। जो आपका डेटा लेक था इसका डिज़ाइन, पार्टीशन जो है इसको डिज़ाइन करना, इसको डिफाइन करना। पार्टीशन के बहुत सारे पर्पस हैं कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो पहला है वो है डेटा प्रोसेसिंग। आपका जो पार्टीशन है वो जितना फाइन ग्रेन्ड होगा, जितना यूनिक होगा, उतना आप पैरेलल प्रोसेस को रन कर सकते हो एक साथ। दूसरा क्या होता है कि थ्रूपुट, वो भी जो है ना, आप अगर एक सिंगल फाइल है उस पर प्रोसेस करो रेदर देन उसको छोड़कर अगर आपके पास उसी फाइल को ब्रेक करके मल्टीपल फाइल्स हैं, तो जो आपने ब्रेक करके जो मल्टीपल फाइल्स को जो प्रोसेस करेंगे वो ऑब्वियस है कि इट्स मच 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 फास्टर एफिशिएंट देन कि एक सिंगल फाइल को आप प्रोसेस कर रहे हो। तो दैट वाज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड थर्ड वाज ऑब्वियसली द कॉस्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं AWS के, जैसे S3 सेलेक्ट है, एथेना है, ये जब रन करते हैं तो ये कितना डेटा स्कैन कर रहे हैं इसके ऊपर इनके प्राइस वैरी करते हैं। तो अगर आपके पार्टीशन जो है वो काफ़ी कम है तो ऑब्वियस है कि जब भी आप कोई क्वेरी करोगे तो वो उस पूरे पार्टीशन पे रन करेगा क्वेरी को, और उसमें ऑब्वियस है कि डेटा साइज ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप फाइन ग्रेन पार्टीशन करते हो तो आपका डेटा का साइज जो है इन अ गिवन पार्टीशन वो कम हो जाएगा, और उसके कारण जब आप कोई भी ऐसा सेलेक्ट या एथेना क्वेरी रन करोगे तो आपके चार्जेस भी कम आएंगे क्योंकि डेटा कम स्कैन होंगे। ना ये पार्टीशन है क्या? पार्टीशन जो है, जो आपका S3 का जो बकेट है इसके अंदर में ये आप अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट करते हो, और ये फोल्डर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको इस लेवल तक फाइन ग्रेन करो कि जो भी आप इंक्रीमेंटल डेटा रिफ्रेश कर रहे हो वो आपका इजीली हो जाए। बहुत सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अपने बकेट के अंदर में आप ईयर रखो, ईयर के अंदर में आप मंथ रखो, मंथ के अंदर में आप वीक रखो, और वीक के अंडर में आप डेज रखो। अगर मुझे अपने किसी जॉब में, किसी क्वेरी में स्पेसिफिक वीक का डेटा चाहिए तो मैं उस स्पेसिफिक वीक में ही जाऊंगा, मैं बाकी वीक का डेटा नहीं लूंगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि मेरा जो डेटा स्कैन जो साइज है वो मेरा काफ़ी कम हो जाएगा। सेकेंड है कि इंक्रीमेंटल डेटा तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ हमने जो है डिसाइड किया टू गो विद द अपाचे आइसबर्ग। ये बना ही है इंक्रीमेंटल डेटा रिफ्रेश के लिए। फिर थर्ड ये हमने डिसाइड किया कि ठीक है, वी कांट यूज द ऑटोमेटेड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग जॉब्स पैकेजेस इनटू EMR। उसका एक रीज़न और भी था कि मैनुअली क्यों हमने डिसाइड किया, क्योंकि SQL डेटा वेयर हाउस के जो क्वेरीज लिखे थे ना, दोज आर मोर रिटेन इन अ सिक्वेंशियल वे। वो सीक्वेंस में डेटा को, लूप में डेटा को प्रोसेस करता है, फेच करता है, प्रोसेस करता है। लेकिन जब हम लोग स्पार्क की बात करते हैं ना तो वहाँ पर पैरेलल की बात ज़्यादा होती है। तो
जो आपका लो कोड लिखने का तरीका है फिर वो भी चेंज हो जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था कि मैनुअल अगर हम लिखेंगे तो हम एक फ्रेश कोड, एक बढ़िया सा कोड लिखेंगे जो कि स्पार्क को और ईएमआर को ध्यान में रख कर लिखा गया है। डेटा वेयर हाउस का जो क्या स्कीमा होगा, उसमें क्या डेटा आएगा, क्या रहेगा, ये सारा हमने फिर डिज़ाइन किया। और उनके जो रिपोर्टिंग्स थे, उनके जो डैशबोर्ड्स थे, उनके जो रिपोर्ट्स जो बन रहे थे, उन सबको ध्यान में रख कर हम लोगों का जो स्कीमा उन्होंने अपने डेटा वेयर हाउस में बनाया था उसी को हमने यहाँ पर रेप्लिकेट किया। हमने कोई नया ऐसा कुछ नहीं बनाया। डेटा लाइफ साइकिल, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि मेरा डेटा वेयर हाउस जो है रेडशिफ्ट है, इसका कॉस्ट तो बढ़ते जा रहा है। इसका जो सबसे बड़ा जो गैप है, डेटा लाइफ साइकिल जरूर प्लान कीजिए इन द सेंस कि आपका जो है हॉट डेटा क्या होगा। तो आप मान लो बोलते हो कि मेरा ना हॉट डेटा लास्ट 6 मंथ्स का होगा, मतलब कि लास्ट 6 मंथ्स का डेटा जो है वो मुझे एक्टिवली अपने रिपोर्ट्स में चाहिए होता है। उसके बाद आप बोल रहे हो कि मुझे ना वार्म डेटा जो है ये मेरा 6 मंथ से लेकर 18 मंथ्स तक का है। और फिर कोल्ड डेटा है, कोल्ड डेटा जो है उससे जो भी पुराना है अप टू 10 ईयर्स, बिटवीन 18 मंथ्स एंड 10 ईयर्स जो डेटा है वो मेरा कोल्ड डेटा है, वो मुझे कभी हो सकता है जरूरत पड़ेगा ना। इसको डिफाइन करने का जो बेनिफिट है वो ये है कि आप अपने रेडशिफ्ट में सिर्फ ये बिटवीन 6 to 18 मंथ्स का डेटा को रख रहे हो। और रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जगह इसमें है नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूं लेफ्ट साइड में। तो ये एक कॉन्सेप्ट है रेडशिफ्ट में जिसमें कि आप अपने डेटा लाइफ साइकिल को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप बता सकते हो कि इससे पुराना कोई अगर डेटा है तो उसको S3 में भेज दो वापस इन द सेंस आई नॉट से वापस, वो S3 में जाकर उसको स्टोर कर लेता है रेडशिफ्ट। तो रेडशिफ्ट का जो स्टोरेज है वो आपका जो है वो फ्री हो जाता है। जो भी वार्म डेटा है वो आपने रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम में उसको भेज दिया, इसका मतलब कि वो S3 का आप स्टोरेज को ऑक्यूपाई कर रहा है। इससे क्या होगा, तो आपका कितना भी डेटा ग्रो कर रहा है एक लिमिट तक ही वो जो है वो साइज इंक्रीज करेगा रेडशिफ्ट में। सेकंड है कि जब भी आपको आपका जो भी एडिशनल डेटा है, जो आपका वार्म डेटा में जो भी एडिशनल डेटा है उसको वो क्या कर रहा है कि 6 to 18 मंथ्स का डेटा को वो रख रहा है स्पेक्ट्रम में, और उसको तभी ला रहा है जबकि रिपोर्ट में जरूरत है। और कोड तो पता ही है आपको, तो वो तो मैं आर्काइव अपना जो मेरा ग्लेशियर है वहां पे रखेंगे और जब जरूरत पड़ेगा तो वहां से उसको लेकर आएंगे S3 में और फिर S3 उसको लोड कर देंगे रेडशिफ्ट के अंदर। तो इस तरह से अगर आप डिजाइन करोगे तो कभी भी ये कंप्लेन नहीं आएगा कि रेडशिफ्ट का मेरा कॉस्ट जो है वो काफी बढ़ रहा है। और फाइनली आप डेटा को कैसे रिट्रीव करोगे, आपके पास एक्सेस राइट्स हैं नहीं हैं, ये सब नहीं था पहले। तो जब हम लोग बना रहे हैं तो ये जो डेटा लेक के जो गुड फीचर्स हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये भी हम लोग जो है उसको डालेंगे अपने आर्किटेक्चर में। दैट इज द रीजन कि इनके जो एक्सेस पैटर्न है उसको हमने समझा कस्टमर से, जो कैसे जो बाकी जो बिजनेस यूनिट्स हैं कैसे अपना डेटा को शेयर करेंगे वो समझा हमने, और वो फिर हमने यहाँ पर उसको डिफाइन किया यूजिंग द लेक फॉर्मेशन को। तो अब हम लोग फाइनली ये देखते हैं कि ये सारे एक्टिविटीज करने के बाद और एक मॉडर्न डेटा लेक आर्किटेक्चर प्रपोज करने के बाद रिजल्ट क्या आया। नाउ रिजल्ट आने के पहले मैं आपको एक स्केच बना देता हूं कि टारगेट आर्किटेक्चर उनका क्या था। तो ये इनका एज इज आर्किटेक्चर था, बस ये एक SQL डेटा वेयर हाउस यही था, और इसी में ये लोग जॉब को रन कर रहे थे, जनरेट कर रहे थे। 2.5 दिन लगता था इसको करने में, और एक बड़ा सा मशीन चाहिए होता था इसको करने के लिए, और डेटा का साइज भी बढ़ते जा रहा था। इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया ये S3 डेटा लेक, और यहां से रेडशिफ्ट, और रेडशिफ्ट से आपके रिपोर्ट्स। ये करने के बाद जो रिजल्ट मिला, सबसे जो पहला चीज था कि जो 2.5 दिन लगता था वो 8 से 10 घंटे में खत्म होने लगा। EMR के जो है काफी सारे एडवांटेजेस हैं। परफॉर्मेंस
one of the most important one, because of the way Hadoop is designed and the parallel processing is done, वो आपका जॉब एग्जीक्यूशन को एफिशिएंट बना देता है। लाइसेंस का हमने डिपेंडेंसी ही खत्म कर दिया। EMR जो है वो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स को पूरा का पूरा सपोर्ट करता है, जहाँ की डेटा स्टोरेज आपका हाडूप पे है, आपके लाइसेंस बच गए, आपके विंडोज ओएस, ये सारा चीज बच गया। थर्ड इज द स्केलेबिलिटी। आपके पास लिमिटेशन नहीं रहा कि आपको कितना डेटा स्टोर करना है। सबसे बड़ा चीज है S3 में वो कंप्रेस फॉर्मेट में रहेगा, तो प्रोसेसिंग भी फास्ट हो जाता है, आपका जो स्टोरेज कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो जाता है। और फाइनली जो है इसका जो मेजर जो बेनिफिट आया वो आया कॉस्ट सेविंग में। ये कॉस्ट जो है 35 to 50% आपके कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। सबसे जो मेजर फैक्टर होता है वो होता है लाइसेंस। सेकंड जो है, जो हम लोग EMR यूज कर रहे हैं, ये एक अनदर बिग एडवांटेज है EMR का। EMR में जो टास्क नोड होते हैं, इफ यू डोंट नो टास्क नोड, प्रोबेबली आई एम प्लानिंग टू हैव वन सेशन ऑन द EMR साइड। तो इस पर टास्क नोड होते हैं, और ये टास्क नोड में आप EC2 स्पॉट इंस्टेंस लगा सकते हैं। और आपको पता है कि स्पॉट इंस्टेंसेस जो है दे आर ऑलमोस्ट 60 to 70%, इवन समटाइम्स 80% चीपर एज कंपेयर टू द ऑन डिमांड इंस्टेंस। एंड थर्ड थिंग इज कि स्टोरेज जो है, बिकॉज ऑफ पार्टिशनिंग, बिकॉज ऑफ कंप्रेशन एंड बिकॉज ऑफ S3 वेरी इकोनॉमिकल ऑब्जेक्ट स्टोरेज, आप काफ़ी अच्छा खासा अपना मनी सेव कर लेते हो इस आर्किटेक्चर से। सो इस तरह से जो है ये पूरा जर्नी जो है ये पूरा होता है, और मॉडर्न डेटा लेक आर्किटेक्चर जो है वो फाइनली प्रोडक्शन पे जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, डेटा लेक जो आर्किटेक्चर है वो सिर्फ डेटा वेयर हाउस को ट्रांसफॉर्म करने का नहीं है, इसमें काफ़ी सारे और भी एडवांटेजेस हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ओवरऑल एक एंड टू एंड पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।